नमस्कार दोस्तों, हिंदी का घराना में आप सबका स्वागत है। आज हम सॉल्व करेंगे एमपी सेट हिंदी साहित्य का पेपर, जिसका एग्ज़ाम हुआ था 1 मार्च 2026 को। तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 51 है, राज्य और संघ के बीच में संचार के लिए राजभाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 343, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 345, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 346 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 344। इसका उत्तर बताइए साथियों। जी हाँ, इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 346 की ओर हम बढ़ते हैं। भवसागर शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा समास है? मैं फिर से दोहरा रहा हूं प्रश्न। भवसागर शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा समास है? ऑप्शन ए है द्वंद्व समास, ऑप्शन बी है कर्मधारय, ऑप्शन सी है बहुव्रीहि और ऑप्शन डी है अव्ययी। इसका उत्तर होगा साथियों ऑप्शन बी कर्मधारय समास। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 53, वह शब्दांश या अव्यय जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है, उसको क्या कहते हैं? मैं ऑप्शन बता रहा हूं। ऑप्शन ए है प्रत्यय, ऑप्शन बी है विसर्ग, ऑप्शन सी है समास और ऑप्शन डी है उपसर्ग। इसका उत्तर होगा साथियों ऑप्शन डी उपसर्ग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यानी 54वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से ध्वनि का पक्ष नहीं है। ध्वनि का पक्ष कौन सा नहीं है? मैं ऑप्शन बता रहा हूं। ऑप्शन ए है संवहन, ऑप्शन बी है क्षमता, ऑप्शन सी है उत्पादन और ऑप्शन डी है ग्रहण। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी क्षमता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रबल शब्द निम्नलिखित में से किस प्रकार का विशेषण है? प्रबल शब्द निम्नलिखित में से किस प्रकार का विशेषण है? ऑप्शन ए संकेतवाचक, ऑप्शन बी परिमाण बोधक, ऑप्शन सी संख्यावाचक और ऑप्शन डी गुणवाचक। कौन सा विशेषण है प्रबल शब्द? तो इसका सही उत्तर होगा गुणवाचक विशेषण। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ें। प्रश्न नंबर 56, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आने वाली लौकिक संस्कृत की समय सीमा है। लौकिक संस्कृत की समय सीमा बताना है। ऑप्शन ए है 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी, ऑप्शन सी है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी और ऑप्शन डी है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे यानी प्रश्न नंबर 57। प्रश्न नंबर 57 है, इनमें से ओकार बहुला बोली नहीं है। ओकार बहुला बोली कौन सी नहीं है, हमें ये बताना है। ऑप्शन ए ब्रज, ऑप्शन बी कन्नौजी, ऑप्शन सी हरियाणवी, ऑप्शन डी बुंदेली। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हरियाणवी। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी विक्रमादित्य का नाम ना सुना हो? रचना की दृष्टि से इनमें से किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन ए मिश्र वाक्य, ऑप्शन बी सरल वाक्य, ऑप्शन सी संयुक्त वाक्य और ऑप्शन डी क्रिया विशेषण उपवाक्य। इसका सही उत्तर होगा मिश्र वाक्य। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रेगिस्तान इनमें से किस प्रकार का संज्ञा शब्द है? मैं फिर से दोहरा रहा हूं प्रश्न। रेगिस्तान इनमें से किस प्रकार का संज्ञा शब्द है? ऑप्शन ए भाववाचक, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी जातिवाचक और ऑप्शन डी निजवाचक। इसका सही उत्तर होगा जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा शब्द है रेगिस्तान। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। आधुनिक भारतीय भाषा बंगाली की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस अपभ्रंश से हुई है? यानी बंगाली की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है, हमें ये बताना है। ऑप्शन ए है शौरसेनी, ऑप्शन बी है मागधी, ऑप्शन सी है अर्धमागधी और ऑप्शन डी है ब्राचड़। तो
ये बहुत ही आसान प्रश्न है मित्रों, और इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी मागधी। मागधी अपभ्रंश से ही बंगाली की उत्पत्ति हुई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम बहुत समझ बूझ कर दिया है, यह कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन ए रामचंद्र तिवारी, ऑप्शन बी नामवर सिंह, ऑप्शन सी रामविलास शर्मा, ऑप्शन डी है राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो इसका उत्तर होगा साथियों ऑप्शन डी राम स्वरूप चतुर्वेदी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देव द्वारा प्रस्तावित छल संचारी भाव का अंतर्भाव आचार्य शुक्ल ने किसे माना है? देव द्वारा प्रस्तावित छल संचारी भाव का अंतर्भाव आचार्य शुक्ल ने किसे माना है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा अभिहित्था। अभिहित्था को ही आचार्य शुक्ल ने छल का संचारी भाव माना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र बंधुओं द्वारा किया गया काल विभाजन या नामकरण नहीं है? यानी मिश्र बंधुओं के काल विभाजन का या नामकरण को बताना है, कौन कौन से नामकरण किए हैं, कौन कौन से नहीं किए हैं। इनमें से कौन सा नामकरण मिश्र बंधुओं द्वारा नहीं किया गया है वो बताना है। ऑप्शन ए है उन्मेष काल, ऑप्शन बी है परिवर्तन काल, ऑप्शन सी है माध्यमिक काल और ऑप्शन डी है अलंकृत काल। तो साथियों इसका उत्तर होगा उन्मेष काल, यानी उन्मेष काल का नामकरण या काल विभाजन मिश्र बंधुओं द्वारा नहीं किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर हो, यह कथन किस कथाकार का है? बड़ा ही प्रसिद्ध कथन है कि सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर हो। ऑप्शन में बता रहा हूँ, ऑप्शन ए अज्ञेय, ऑप्शन बी प्रसाद, ऑप्शन सी प्रेमचंद और ऑप्शन डी है जैनेन्द्र। यह कथन किसने कहा है? तो इसका उत्तर होगा साथियों ऑप्शन सी प्रेमचंद। प्रेमचंद ने कहा है कि सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर हो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है 65, इसमें सुमेलित करना है। तो आप देखिए अपनी स्क्रीन के सामने और आप खुद ही बताइए इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। इस आपको मोबाइल स्क्रीन में दिख रहा होगा प्रश्न और आपको उत्तर बताना है। मैं आपको उत्तर बता रहा हूँ, आप तब तक बताइए क्या होगा। पॉज करके आप ज़रूर इसका उत्तर देखिएगा और बताइएगा। मैं आपको बताता हूँ, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी रसभूषण याकूब खां। रसभूषण के रचनाकार क्या हैं, कौन है? याकूब खां। और छंद प्रकाश के रचनाकार कौन है? भिखारी दास। और नीति शतक के देव और कवि कल्पद्रुम के श्रीपति। ये इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पंत के शब्द यदि कुसुम हैं तो महादेवी वर्मा के पद माणिक्य, यह कथन किस आलोचक का है? इस बार एमपी सेट में कथन बहुत आए हुए थे, ढेर सारे आलोचकों के बहुत सारे कथन आए हुए थे। तो प्रश्न आप पढ़े हैं, पंत के शब्द यदि कुसुम हैं तो महादेवी वर्मा के पद माणिक्य हैं, यह कथन किस आलोचक का है? साथियों यह कथन है नामवर सिंह का। यह कथन नामवर सिंह का है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। हाल की सतसई प्राकृत कविताओं का अपूर्व संग्रह है, यह कथन किस साहित्यकार का है? ऑप्शन ए माता प्रसाद गुप्त, ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी है मैनेजर पांडे, ऑप्शन डी है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। इसमें सुमेलित जोड़ी का चयन करना है। रचना और प्रकाशन वर्ष दिए हुए हैं, इसमें आपको बताना है कौन सी रचना का कौन सा प्रकाशन वर्ष है और कौन सा नहीं है। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप देखिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पल्लव, परिमल और शुद्ध कविता की खोज 3 रचनाएं दी हुई हैं। उसके आगे प्रकाशन वर्ष लिखा है 1922, 1926 और 1966। इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है ये आपको बताना है। तो साथियों इसमें से सिर्फ और सिर्फ
दूसरा और तीसरा सही है, यानी परिमल और शुद्ध कविता की खोज, ये दोनों सही हैं। बाकी पल्लव जो कि इसमें गलत लिखा है, 1922 में ये प्रकाशित नहीं हुआ था। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भला हुआ जो मारिया बहड़ी म्हारा कंतु किस आदिकालीन कवि की पंक्ति है? भला हुआ जो मारिया बहड़ी म्हारा कंतु, यह किस आदिकालीन कवि की पंक्ति है? ऑप्शन ए पुष्पदंत, ऑप्शन बी अब्दुल रहमान, ऑप्शन सी है हेमचंद्र और ऑप्शन डी है सोमप्रभ सूरी। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा हेमचंद्र। इसका सही उत्तर है हेमचंद्र। हेमचंद्र की यह लाइन है। प्रश्न 70 हम देखते हैं। पृथ्वी प्रदक्षिणा नामक यात्रा वृतांत किसके द्वारा रचित है? पृथ्वी प्रदक्षिणा नामक यात्रा वृतांत किसके द्वारा रचित है? ऑप्शन ए है राहुल सांकृत्यायन, बी सत्यदेव परिव्राजक, ऑप्शन सी है बाबू शिव प्रसाद गुप्त और ऑप्शन डी है कौशल्यायन। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा बाबू शिव प्रसाद गुप्त। बाबू शिव प्रसाद गुप्त द्वारा रचित पृथ्वी प्रदक्षिणा है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 71। रहत घर न वर धाम धन तरुवर सरवर कूप जस शरीर जग में अमर भव्य काव्य रस रूप। काव्य प्रयोजन के संबंध में उक्त पंक्ति किसकी है? मैं फिर से पंक्ति पढ़ रहा हूं। रहत घर न वर धाम धन तरुवर सरवर कूप जस शरीर जग में अमर भव्य काव्य रस रूप। काव्य प्रयोजन के संबंध में उक्त पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन है भिखारी दास, ऑप्शन बी है देव, सी ऑप्शन चिंतामणि और ऑप्शन डी है कुलपति मिश्र। तो ये पंक्ति है देव की। देव द्वारा रचित यह काव्य प्रयोजन के संबंध में पंक्ति कही गई है। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के लेखक कौन है? बहुत ही आसान प्रश्न है। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है आई ए रिचर्ड्स, ऑप्शन बी है टी.एस. एलियट, ऑप्शन सी है वर्ड्सवर्थ और ऑप्शन डी है कॉलरिज। तो इसका सही उत्तर होगा आई ए रिचर्ड्स ने ही प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म लिखा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत किसका है? निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत किसका है आपको बताना है। ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी है अरस्तु, ऑप्शन सी है टी.एस. एलियट और ऑप्शन डी है कॉलरिज। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा टी.एस. एलियट। टी.एस. एलियट ने ही निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत दिया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें तो रीति की व्याख्या मार्ग के रूप में करने वाले आचार्य कौन हैं? रीति की व्याख्या मार्ग के रूप में करने वाले आचार्य कौन हैं? ऑप्शन ए दंडी, ऑप्शन बी कुंतक, ऑप्शन सी आनंदवर्धन और ऑप्शन डी रुद्रट। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कुंतक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें तो निम्नलिखित में से किसने संयोग का अर्थ व्यंग्य व्यंजक माना है? संयोग का अर्थ व्यंग्य व्यंजक किसने माना है ये बताना है। ऑप्शन में बता रहा हूँ। ऑप्शन ए है भट्टनायक, ऑप्शन बी भट्ट लोलट, ऑप्शन सी है शंकुक और ऑप्शन डी है अभिनव गुप्त। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अभिनव गुप्त। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राम हृदय जाके नहीं विपति सुमंगल ताही, राम हृदय जाके नहीं विपति सुमंगल ताही। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है बस ये बताना है। राम हृदय जाके नहीं, इसके बाद कॉमा आ गया है, फिर अगली पंक्ति है कि विपति सुमंगल ताही। राम हृदय जाके नहीं विपति सुमंगल ताही, राम हृदय जाके नहीं विपति सुमंगल ताही। इस पंक्ति में अलंकार बताइए। ऑप्शन है छेकानुप्रास, ऑप्शन बी है लाटानुप्रास, ऑप्शन सी है श्रुत्यानुप्रास और ऑप्शन डी है वृत्यानुप्रास। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा लाटानुप्रास। प्रश्न 77 है। निम्नलिखित में से किस समीक्षा का ध्यान कृति की भाषिक संरचना पर केंद्रित रहा है? कृति की भाषिक संरचना पर कौन सी समीक्षा का ध्यान केंद्रित रहा है बस ये बताना है। ऑप्शन है मार्क्सवादी समीक्षा, ऑप्शन बी है स्वच्छंदतावादी समीक्षा, ऑप्शन सी है मनोवैज्ञानिक समीक्षा और ऑप्शन डी है नई आलोचना। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों नई आलोचना।
नई आलोचना का ध्यान जो है भाषिक संरचना पर केंद्रित रहा है। इस कृति का ध्यान भाषिक संरचना पर केंद्रित रहा है। ऑप्शन 78वां प्रश्न देखते हैं कि कला को साधारण मूल्यों का सिद्धांत किसने कहा है। साधारण मूल्यों का सिद्धांत कला को किसने कहा है, बस ये बताना है। ऑप्शन ए कॉलरिज ने, ऑप्शन बी एलियट ने, ऑप्शन सी रिचर्ड्स ने, ऑप्शन डी वर्ड्सवर्थ ने। इसका सही उत्तर होगा साथियों रिचर्ड्स ने। रिचर्ड्स ने साधारण मूल्यों का सिद्धांत कहा है किसे, कला को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मिथक शब्द के लिए प्रयुक्त शब्द नहीं है। मिथक शब्द के लिए प्रयुक्त शब्द नहीं है। ऑप्शन ए दंतकथा, ऑप्शन बी धर्मगाथा, ऑप्शन सी पुराकथा और ऑप्शन डी तार्किक संवाद। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी तार्किक संवाद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। काव्यम ग्राह्य मलंकारात उक्ति किसकी है। यह उक्ति किसकी है। ऑप्शन ए वामन की, ऑप्शन बी रुद्रट की, ऑप्शन सी दंडी की और ऑप्शन डी भामह की। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए वामन की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है। नासिकेतोपाख्यान किसने लिखा है। ऑप्शन ए है राजा लक्ष्मण सिंह ने, ऑप्शन बी है रामजी तिवारी ने, ऑप्शन सी लल्लू लाल और ऑप्शन डी सदल मिश्र। नासिकेतोपाख्यान बस किसकी रचना है, बस ये बताना है आपको। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सदल मिश्र। सदल मिश्र की कौन सी रचना है, नासिकेतोपाख्यान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सन 1834 में कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का अध्यक्ष कौन बना। 1834 में जो कमेटी बनी थी कौन सी कमेटी थी, कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, इसका अध्यक्ष कौन है आपको ये बताना है। 1834 में जो कमेटी बनी थी। ऑप्शन है थॉमस रैकी, ऑप्शन बी है थॉमस बेबिंगटन मैकाले, ऑप्शन सी है रिचर्ड्स विलियम और ऑप्शन डी है हेराल्ड विल्सन। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों, बताइए बताइए आप बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी थॉमस बेबिंगटन मैकाले। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। ऑप्शन फोर्ट विलियम कॉलेज में गिलक्रिस्ट के बाद हिंदुस्तानी विभाग का अध्यक्ष का पद किसे मिला। फोर्ट विलियम कॉलेज में गिलक्रिस्ट के बाद हिंदुस्तानी विभाग का अध्यक्ष का पद किसे मिला। ऑप्शन ए है जेम्स मोअट, ऑप्शन बी है मैकाले, सी विलियम डार्क और डी है विल्सन जॉन। तो इसका सही उत्तर होगा जेम्स मोअट। जेम्स मोअट को ही हिंदुस्तानी विभाग का अध्यक्ष पद मिला गिलक्रिस्ट के बाद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन वर्ष किस वर्ष में हुआ। सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन वर्ष ही बताना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1875। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना, ये बहुत ही आसान प्रश्न है और सभी विद्यार्थियों को तो ये आना ही चाहिए। नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई, तो इसमें ऑप्शन बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑप्शन बी है 1893। इसका उत्तर तो सभी को पता ही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। ये कथन दिया हुआ है। वस्तुतः भारतेंदु की व्यापक राष्ट्रीयता में सभी धर्मों और सभी भाषाओं को सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त था। यह कथन बताना है किसका है। मैं फिर से कथन दोहरा रहा हूँ। वस्तुतः भारतेंदु की व्यापक राष्ट्रीयता में सभी धर्मों और सभी भाषाओं को सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त था। यह कथन किसका है। ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं मुक्तिबोध, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और आखिरी है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन डी गणपति चंद्र गुप्त। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गांधीवाद को किशोरलाल मशरूवाला ने कितने भागों में विभक्त किया। गांधीवाद को किशोरलाल मशरूवाला ने कितने भागों में विभक्त किया। 3, 4, 2, 6। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 3 भागों में विभक्त किया था किशोरलाल मशरूवाला ने गांधीवाद को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन 1880 में, 1873 में, 1875 में और 1870 में।
तो इसका सही उत्तर होगा साथियों 1873 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। उत्तर आधुनिकता का विस्तार किसने माना है? उत्तर आधुनिकता का विस्तार माना है किसने? ऑप्शन बता रहा हूँ, जॉन बार्थ, ऑप्शन बी लियोतार, सी एनलस हेलर और ऑप्शन डी है हैबरमास। तो इसका सही उत्तर होगा लियोतार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अखिल भारतीय महिला परिषद कब अस्तित्व में आई? अखिल भारतीय महिला परिषद कब अस्तित्व में आई? 1897 में, 1925 में, 1927 में या 1946 में? तो इसका सही उत्तर है 1927 में अखिल भारतीय महिला परिषद अस्तित्व में आई थी। प्रश्न नंबर 91 में बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सुमेलित है, इसमें से कौन सा सही है वह बताना है। यानी रेवा तट 27वां समय, श्रद्धा 7वां सर्ग, सुंदरकांड 7वां कांड, कैमासवध 27वां सर्ग यानी 87वां 87वां समय, कौन सा सही है? तो इसमें रेवा तट ही सही है साथियों, यानी रेवा तट का समय 27वां समय है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचारि रघुवंश मणि हरहु विषम भव भीर। उपर्युक्त दोहा रामचरितमानस के किस कांड से उद्धृत है? उत्तरकांड, लंका कांड, अयोध्या कांड या बाल कांड? यह दोहा उत्तरकांड से उद्धृत है साथियों, उत्तरकांड से यह दोहा लिया गया है। 93 में देखते हैं प्रश्न नंबर 93। यह कविता देश के आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात का एक दहकता इस्पाती दस्तावेज है। अंधेरे में नामक कविता के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो यह कथन है शमशेर बहादुर सिंह का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है दिनकर कृत रश्मिरथी के कितने सर्ग हैं? बहुत ही आसान प्रश्न। रश्मिरथी के कितने सर्ग हैं आपको बताना है। तो सभी को पता होगा, रश्मिरथी के 7 सर्ग हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। उर में भर झूली छवि सुंदर, प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर, तू खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास स्तब्ध बंध अंग अंग। यह पंक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं? ऑप्शन ए है सरोज स्मृति, ऑप्शन बी जूही की कली। कौन सी कविता की पंक्ति, बस ये बताना है। ऑप्शन सी उर्वशी और ऑप्शन डी है कलगी बाजरे की। उर में भर झूली छवि सुंदर, प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर, तू खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास स्तब्ध बंध अंग अंग। तो इसका सही उत्तर होगा सरोज स्मृति। सरोज स्मृति की पंक्तियां हैं। आपको पता होगा सरोज स्मृति निराला की कविता है और सरोज उनकी पुत्री का नाम है और पुत्री के मृत्यु के पश्चात उन्होंने लिखा था। यह हिंदी साहित्य में शोक गीत के नाम से भी जाना जाता है, सरोज स्मृति। अगला प्रश्न है लाख पंछी 100 हिरण दल। ये कविता है, कविता की पंक्तियां हैं और कौन सी कविता की पंक्ति ये आपको बताना है। लाख पंछी 100 हिरण दल, चांद के कितने किरण दल, झूमते वन फूल फलियां, खिल रही अज्ञात कलियां, हरित दूरवा रक्त किसलय, पूत पावन पूर्ण रसमय। यह कविता कौन सी कविता की पंक्ति हैं ये आपको बताना है। तो इसमें टिक लगा ही हुआ है। जी हाँ, सतपुड़ा के जंगल कविता की पंक्तियां हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें भी कविता दी हुई है और कविता कौन सी है, कौन सी कविता की पंक्ति है ये आपको बताना है। उसकी आंखों में चमकता हुआ भाईचारा, किसी भी रोज़ तुम्हारे चेहरे की हरियाली को बेमुरव्वत चाट सकता है। इन पंक्तियों को लिखा है, किसने लिखा है? इस बार कविता तो है पर कविता के रचनाकार बताना है। कविता की छोटी सी पंक्ति दी हुई है कि उसकी आंखों में चमकता हुआ भाईचारा, किसी भी रोज़ तुम्हारे चेहरे की हरियाली को बेमुरव्वत चाट सकता है। इन पंक्तियों को लिखा है किसने? ऐसी पंक्तियाँ सुदामा पांडे धूमिल ही लिख सकते हैं, आपको पता होगा साथियों। अगला प्रश्न है नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। महाकवि जयशंकर प्रसाद रचित उपर्युक्त पंक्तियाँ उद्धृत हैं। कौन से सर्ग से यह पंक्तियाँ ही आपको ये बताना है। वासना सर्ग से हैं कि लज्जा से हैं, इड़ा से हैं या श्रद्धा से हैं?
तो इसका सही उत्तर है लज्जा। कामायनी के लज्जा सर्ग से यह पंक्तियां ली गई हैं। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में। अगला प्रश्न है, काम क्रोध दो भय विकारा, आप जरै संसारा, मोहि अचंभो आवत ऐसो, वामे जीव बसत हैं कैसे। बदरा बरस ऋतु में घिर गए, नित ही अखियाँ उघरी बरसें। खरग बीज चमकै चहु ओरा, बुंदवान बरिसै घन घोरा। उपर्युक्त पंक्तियों के रचनाकारों का सही अनुक्रम बताना है। सही अनुक्रम बताना है बस इनका। पहली पंक्ति किसकी है, दूसरी पंक्ति किसकी है, तीसरी और चौथी ये पंक्तियां किसकी हैं, और उनको उनके जन्म वर्ष के अनुसार लगाना है। तो पंक्तियां आप देख लीजिए ऊपर, और नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं। कबीर, खुसरो, घनानंद, जायसी। तो इसका सही उत्तर भी ए ही है, कबीर, खुसरो, घनानंद, जायसी। अगला प्रश्न है, सत सैया के दोहरे ज्यो नावक के तीर, देखन में छोटन लगे बेधें सकल शरीर। इस दोहोक्ति के लक्ष्य कवि के रूप में किसका नाम आता है। तो ऑप्शन सी है बिहारी, यानी ये पंक्तियां बिहारी के लिए ही कही गई थी। उनकी जो रचना है बिहारी सतसई, तो उस रचना का ही जिक्र है कि सतसैया के दोहरे ज्यो नावक के तीर, देखन में छोटन लगे बेध हैं सकल शरीर। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उपन्यासों के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उपन्यासों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ये देखिए आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। राग दरबारी, शेखर एक जीवनी है, धरती धन नापना और जिंदगी नामा, ये उपन्यास दिए हुए हैं। इन उपन्यासों को क्रम से लगाना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है, शेखर एक जीवनी, उसके बाद राग दरबारी, फिर धरती धन नापना और जिंदगी नामा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 102। निम्नलिखित में से साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कृति कौन सी है। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कृति कौन सी है। जिंदगी नामा, झूठा सच, या दोनों, या फिर आपका बंटी। तो इसका सही उत्तर होगा जिंदगी नामा। जिंदगी नामा को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन सूचियों को सम्मिलित कीजिए। पात्र और उनके उपन्यास बताने हैं। कौन से उपन्यास से कौन से पात्र हैं, ये आपको इसमें सुमेलित करना है। तो आप स्क्रीन में देखिए, महामाया के आगे मानस का हंस लिखा है, रत्नावली, परीक्षा गुरु, कामनी, गोदान, गोविंदी, बाणभट्ट की आत्मकथा। तो इसका उत्तर बताइए साथियों। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी है। इसका उत्तर ऑप्शन डी है, यानी महामाया कौन सी उपन्यास की हैं। महामाया हैं बाणभट्ट की आत्मकथा में, गोविंदी गोदान में है, और कामनी परीक्षा गुरु में है, और रत्नावली मानस का हंस उपन्यास में पात्र हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित उपन्यासों को रचना काल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसे अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, तमस, आपका बंटी, मैला आंचल और बाणभट्ट की आत्मकथा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शेखर एक जीवनी में डैश है, फिर को प्रति हिंसा का यंत्र कहा गया है। शेखर एक जीवनी में किसको प्रतिहिंसा का यंत्र कहा गया है। मृत्यु को, फांसी को, अपराध को, या दंड को। तो इसका सही उत्तर है साथियों, इसका सही उत्तर होगा फांसी को प्रतिहिंसा का यंत्र कहा गया है शेखर एक जीवनी उपन्यास में। धरती धन्ना अपना उपन्यास में माँ एवं पुत्र पुत्री के रूप में चित्रित निम्नलिखित पात्रों को सुमेलित कीजिए। बस माँ और उनके पुत्र पुत्रियों को सुमेलित करना है। देखिए, निहाली, ज्ञानो, जस्तो, लच्छो, प्रीतो, जीतू और ठाकुरी के आगे लिखा है बंतु। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, उसकी माँ कौन है, उसके पुत्र और पुत्री कौन है, ये आपको इसमें सुमेलित करना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है इसका सही उत्तर। तो मैं आपको इसमें बता भी देता हूं कौन कौन से इसके सही उत्तर होंगे। निहाली, जीतू होगा, और ऑप्शन बी में होगा जस्सो, ज्ञानो, प्रीतो, लच्छो और ठकुरी,
सॉरी, ये प्रीतो होगा लच्छू और ठकुरी का होगा बंतु। ये उसका सही ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानस का हंस किस प्रकार का उपन्यास है? ये तो आप सबको पता है साथियों, मानस का हंस जीवनी परक उपन्यास है और यह तुलसीदास की जीवनी है मानस का हंस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तमस उपन्यास के संबंध में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? तमस उपन्यास दो भागों में विभक्त है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है हरनाम सिंह ठोक इलाही बख्श में चाय की दुकान चलाता है। ऑप्शन सी है इकबाल सिंह हरनाम सिंह का बेटा था। ऑप्शन डी है हरनाम सिंह को करीम खान की पत्नी ने अपने घर में पनाह दी थी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन असत्य है, गलत है, ये बताना है। तो आपने उपन्यास पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, ऑप्शन डी है इसका सही उत्तर। हरनाम सिंह को करीम खान की पत्नी ने अपने घर में पनाह दी थी, जबकि ऐसा नहीं है। ये ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। और 109 में देखते हैं कौन सा कथन असत्य है, इसमें गलत कौन सा है आपको ये बताना है। आपका बंटी उपन्यास जो है उसमें विवाह विच्छेद और पुनर्विवाह पर विचार किया गया है। असत्य कथन बताना है इसमें। गोदान में प्रेमचंद ने राय साहब के मुख से जमींदारी प्रथा की बुराइयों का उल्लेख करवाया है। ऑप्शन सी है शेखर एक जीवनी विभाजन केंद्रित उपन्यास है। और ऑप्शन डी है मैला आंचल के कथानक के केंद्र में पूर्णिया जिले का मेरीगंज इलाका है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर। शेखर एक जीवनी विभाजन केंद्रित उपन्यास, जबकि ऐसा नहीं है। शेखर एक जीवनी एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। यह विभाजन पर किसी तरह से इनमें कोई जिक्र नहीं है विभाजन पर। यह पूरा पूरा मनोवैज्ञानिक उपन्यास है शेखर एक जीवनी, इसीलिए ऑप्शन सी इसमें गलत है। 110 जिंदगी नामा उपन्यास में निम्नलिखित में से कौन सा पात्र नहीं है? जिंदगी नामा में कौन सा पात्र नहीं है? हरनाम सिंह, दीदार सिंह, साहिब सिंह, काशी शाह। तो इसका सही उत्तर होगा हरनाम सिंह। हरनाम सिंह पात्र इसमें नहीं है। हरनाम सिंह तमस उपन्यास में है। 111 प्रश्न देखते हैं। राजा निर्वंशिया कहानी में बचन सिंह क्या है? बचन सिंह कौन से पद में है? तो आपने कहानी पढ़ी हो तो आपको पता होगा, बचन सिंह कंपाउंडर है इस कहानी में। निम्नलिखित में से लाल पान की बेगम कहानी के पात्र, लाल पान की बेगम कहानी के पात्र आपको पता होगा कौन कौन है? तो ऑप्शन इसमें है बिरजू, मखनी फुआ, कमला, जगपति। इनमें से दो बताने हैं कौन कौन से हैं, कौन से नहीं हैं। ऑप्शन भी इसमें दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है 1 और 2, ऑप्शन बी 1 2 3, ऑप्शन सी 2 3 या ऑप्शन सी 3 और 4। तो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, आप बताइए इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो आपने सही बताया है ऑप्शन 1 और 2, यानी बिरजू और मखनी फुआ ही इस कहानी में पात्र हैं, बाकी ये सब नहीं है। अगला प्रश्न है। इस बात की ओर ना उनका और ना उनकी कुशल गृहिणी का ध्यान गया था। मिस्टर श्यामनाथ श्रीमती की ओर घूमकर अंग्रेजी में बोले, माँ का क्या होगा? ये पंक्तियाँ किस कहानी से ली गई हैं? तो ये कहानी आप सबने पढ़ी होगी। ये पंक्तियाँ हैं चीफ की दावत से। 114 प्रश्न देखते हैं। तीसरी कसम का हीरामन कितने साल से गाड़ी हाँकने का काम करता है? 16 साल, 18 साल, 20 साल और 25 साल। कौन सा सही है? तो इसका सही उत्तर होगा 20 साल। 20 साल से हीरामन गाड़ी हाँकने का काम करता है। 115 प्रश्न देखते हैं। पिता कहानी के अनुसार पिता कौन से ग्रंथ पढ़ते थे? सही युग्म का चयन कीजिए। रामायण महाभारत, रामायण रामचरितमानस, रामायण गीता या रामायण रामचरितमानस गीता। तो आपने अगर ये कहानी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा रामायण गीता का पाठ करते थे, रामायण गीता पढ़ते थे पिता कहानी में पिता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पात्र सिक्का बदल गया कहानी का नहीं है? शाहजी, चंदा, शेरा, हुसैना। सिक्का बदल गया कहानी सभी ने पढ़ी होगी, तो इसका सही उत्तर है चंदा। चंदा पात्र इसमें नहीं है। चंदा किसमें है ये आप बताइए, कौन सी कहानी में चंदा पात्र है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 117 प्रश्न देखते हैं। गैंग्रीन कहानी की मालती बचपन में कैसी लड़की थी? गैंग्रीन कहानी की मालती बचपन में कैसी लड़की थी? पुस्तकें पढ़ने की शौकीन लड़की थी, सरल और शांत लड़की थी, उद्यत और चंचल लड़की थी, चोरी से क्लास में भागने वाली लड़की थी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, तीसरा और चौथा, यानी उद्यत और चंचल लड़की थी और चोरी से क्लास से भागने वाली लड़की थी। आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा निश्चित रूप से। मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है।
यह यह लाइन किस कहानी की है और किस पात्र की है? मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है, सब जल तरल है, सब पवन शीतल है, कोई विशेष आकांक्षा हृदय में अग्नि के समान प्रज्वलित नहीं, सब मिलाकर मेरे लिए एक शून्य है। यह कथन आकाशदीप कहानी के किस पात्र का है? आपको ये बताना है। बुद्धगुप्त का, जया का, चंपा का, मणिभद्र का। तो आपने कहानी पढ़ी तो आपको पता होगा, यह कथन है चंपा का, आकाशदीप कहानी से। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी के इन वाक्यों को कहानी में आने के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ऑप्शन ए, हट जा पुत्ता प्यारिये। ऑप्शन दूसरा है, हट जा कर्मा वालिये। तीसरा, बच जा लंबी उम्रा वालिये। और चौथा है, हट जा जीणे जोगिये। इसका सही उत्तर होगा ए। चौथा है, फिर दूसरा, फिर पहला, फिर तीसरा। 120 प्रश्न देखते हैं कहानी के अनुसार। अच्छा हाँ, इसमें ईदगाह कहानी में कौन से चरित्र ने कौन से खिलौने खरीदे थे, ये तो कहानी हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। कौन सी कहानी? ईदगाह कहानी में कौन से पात्र ने या कौन से चरित्र ने कौन से खिलौने खरीदे थे, ये आपको इसमें बताना है। महमूद ने, मोहसिन ने, नूरे ने, सम्मी ने, इन लोगों ने कौन कौन से खिलौने खरीदे थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नारायण दास और गोवर्धन दास किस हिंदी नाटक के प्रमुख पात्र हैं? ये कहानी भी आप सब पढ़े हैं और जानते हैं। नारायण दास और गोवर्धन दास किस कहानी या किस नाटक के पात्र हैं? ये है अंधेर नगरी के पात्र हैं। अगला प्रश्न है, भवानी व नरोत्तम निम्नलिखित में से किस नाटक के पात्र हैं? भवानी व नरोत्तम कौन से नाटक के पात्र हैं? भवानी और नरोत्तम? जी हाँ दोस्तों, महाभोज नाटक के पात्र हैं भवानी नरोत्तम। अगला प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी नाटक में रामगुप्त किसे नीति शास्त्र का बृहस्पति कहकर संबोधित करता है? नीति शास्त्र का बृहस्पति किसे कहा गया है ध्रुव स्वामिनी नाटक में? रामगुप्त ने किसे कहा है? तो इसका सही उत्तर है शिखर स्वामी। शिखर स्वामी को रामगुप्त ने नीति शास्त्र का बृहस्पति कहा है। अगला प्रश्न है, कविता करना अनंत पुण्य का फल है, यह किसका कथन है? 124 प्रश्न। तो यह कहा है मातृगुप्त ने, कविता करना अनंत पुण्य का फल है। अगला प्रश्न है, कालिदास आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है, यह किसने कहा है? यह कहा है मल्लिका ने। चंद्रगुप्त की माता का नाम क्या था? आपने यह नाटक पढ़ा होगा। चंद्रगुप्त की माता का नाम, तो इसमें होगा मौर्य पत्नी। मौर्य पत्नी चंद्रगुप्त की माता का नाम था। बकरी पर भाषण देने विदेश जाने की बात कौन करता है? बकरी पर भाषण देने विदेश जाने की बात कौन करता है? बकरी नाटक आप सबने पढ़ा होगा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। ऑप्शन है दुर्जन, ऑप्शन बी है कर्मवीर, ऑप्शन सी है सत्यवीर और ऑप्शन डी है भिष्टी। तो इसका सही उत्तर होगा सत्यवीर। सत्यवीर ही विदेश जाने की बात करता है और कहता है कि बकरी पर वह भाषण देगा। अगला प्रश्न 128, इस कृति का पूरा जटिल वितान जब मेरे अंतर में उभरा तो मैं असमंजस में पड़ गया, थोड़ा डर भी लगा कि इस अभिशप्त भूमि पर एक कदम भी रखा कि फिर बचकर नहीं लौटूंगा। उक्त वाक्यांश धर्मवीर भारती जी ने अपनी किस कृति के लिए कहा है? इसका सही उत्तर है अंधा युग। अंधा युग आपके सिलेबस में भी है और अंधा युग के भूमिका में ये पंक्ति दी हुई है। बकरी नाटक का प्रकाशन वर्ष बताना है। बकरी नाटक का प्रकाशन वर्ष बताइए, 1968 की, 1974, 1978 या 1981। इसका सही उत्तर है साथियों 1974 बकरी नाटक का प्रकाशन वर्ष है। आषाढ़ का एक दिन में कालिदास किस प्रदेश का शासन संभालते हैं? कश्मीर, उज्जैनी, कांची या मगध? इसका सही उत्तर होगा कश्मीर। कश्मीर का शासन संभालते हैं कालिदास। अगला प्रश्न, कौन कैसा ही विषय हो वे उसमें विनोद और मनोरंजन की सामग्री ढूंढ लेते थे। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस निबंधकार के बारे में है? रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से यह कथन लिया गया है। ये कथन है प्रताप नारायण मिश्र जी के बारे में।
अगला प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल का निबंध कविता क्या है, किस प्रकार का निबंध है? मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक, व्यवहारिक समीक्षा संबंधी या सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी? तो इसका सही उत्तर होगा सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी निबंध। प्रश्न अगला है 133 देखते हैं। कुबेरनाथ राय ने परंपरागत भारतीय जीवन और संस्कृति को आधुनिक दृष्टि से देखने समझने की चेष्टा की है। यह कथन किस आलोचक का है? रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, रामचंद्र तिवारी, विश्वनाथ त्रिपाठी? तो इसका सही उत्तर होगा रामचंद्र तिवारी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विद्यानिवास मिश्र के निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है का प्रकाशन वर्ष क्या है? इसका सही उत्तर है 1974 इसका प्रकाशन वर्ष है। जो बकरी नाटक का प्रकाशन वर्ष है वही विद्यानिवास मिश्र के निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है का प्रकाशन वर्ष है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों में मननशीलता का अभाव है, यह कथन किसका है? प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों में मननशीलता का अभाव है। देखिए, इसके पहले भी प्रताप नारायण मिश्र की चर्चा कर रहे थे रामचंद्र शुक्ल, प्रश्न नंबर 131 में हमने देखा था। उसमें उन्होंने कहा था कि कैसा ही विषय हो उसमें वो विनोद और मनोरंजन की सामग्री ढूंढ लेते थे। यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है प्रताप नारायण मिश्र के लिए। और 135वां प्रश्न है, प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों में मननशीलता का अभाव है, यह कथन किसने कहा है? तो इसमें ऑप्शन है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, रामचंद्र तिवारी, नामवर सिंह और विश्वनाथ त्रिपाठी। तो इसका सही उत्तर होगा लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, यह इनका कथन। यानी आप याद रखिएगा कि प्रताप नारायण मिश्र हमारे इस यूजीसी नेट और एमपी सेट के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण निबंधकारों में से एक हैं। 136वां देखते हैं। वे गांवों की अदम्य जिजीविषा के मूर्त रूप हैं, रामचंद्र तिवारी का यह कथन किस निबंधकार के बारे में है? वे गांवों की अदम्य जिजीविषा के मूर्त रूप हैं, रामचंद्र तिवारी का यह कथन किस निबंधकार के बारे में है? ऑप्शन विवेकी राय, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर होगा विवेकी राय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज मानता है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा और ऑप्शन डी है नामवर सिंह। तो इसका सही उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज मानते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शिव शंभू के चिट्ठे द्वारा बाल मुकुंद गुप्त ने किस पर आघात किए हैं? शिव शंभू के चिट्ठे द्वारा बाल मुकुंद गुप्त ने किस पर आघात किए हैं? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेटिंग और ऑप्शन डी है लॉर्ड कर्जन। तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड कर्जन के ऊपर ही व्यंग किए गए हैं। मनुष्य और आगे बढ़ा। प्रश्न 139, मनुष्य और आगे बढ़ा, उसने धातु के हथियार बनाए, जिनके पास लोहे के शस्त्र और अस्त्र थे वे विजयी हुए। ये पंक्तियां किस निबंध से ली गई हैं? शिव मूर्ति, उठ जाग मुसाफिर, नाखून क्यों बढ़ते हैं और संस्कृति और सौंदर्य। ये ऑप्शन है, आपको बताने इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है नाखून क्यों बढ़ते हैं, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। अगला प्रश्न है, यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि, पर हृदय को भी साथ लेकर। अपनी निबंध रचना के संदर्भ में यह कथन किस निबंधकार का है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह या मुक्तिबोध। तो यह कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। रामचंद्र शुक्ल जी को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप इनका हिंदी साहित्य का इतिहास तो ज़रूर ही पढ़िएगा, और इसके अलावा भी जो निबंध दिए हुए हैं तो उनको भी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। 141वां प्रश्न देखते हैं। ठकुरी बाबा रेखा चित्र महादेवी वर्मा की किस कृति में संकलित है? ठकुरी बाबा रेखा चित्र महादेवी वर्मा की किस कृति में संकलित है? ऑप्शन ए है अतीत के चलचित्र, ऑप्शन बी स्मृति की रेखाएं, सी पथ के साथी और डी है मेरा परिवार। तो इसका सही उत्तर होगा स्मृति की रेखाएं। स्मृति की रेखाएं कृति में ही ठकुरी बाबा रेखा चित्र संकलित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रेमचंद जी की माता का नाम क्या था? प्रेमचंद की माता का नाम बताना है साथियों। अवंती बाई, आनंदी देवी, ललिता, सुशीला देवी। प्रेमचंद जी की माता का नाम मुझे पता है, सबको पता होगा, मुझे लगता है सभी को पता होगा, आनंदी देवी। आनंदी देवी प्रेमचंद की माता का नाम था। 143
प्रश्न देखते हैं, यह सच है कि मैं किसी पंथ से ना तब जुड़ी थी ना बाद में, मेरा जुड़ाव अगर रहा है तो अपने देश से। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? शिवरानी देवी, मन्नू भंडारी, महादेवी वर्मा या ममता कालिया? तो इसका सही उत्तर है मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी का यह कथन है। आवारा मसीहा का प्रकाशन वर्ष, आवारा मसीहा का प्रकाशन वर्ष 1974, 1964, 1954 या 1976? इसका सही उत्तर होगा 1974। तो देखिए 1974 सन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1974 में ही हमने मेरे राम का मुकुट भींग रहा है देखा, बकरी नाटक देखा, और आवारा मसीहा का भी प्रकाशन वर्ष 1974 ही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 145, जहाँ जनता जातियों में बटी हो वहाँ पारस्परिक ईर्ष्या द्वेष, अपने गुण और दूसरों के दोष देखने की प्रवृत्ति बड़ी स्वाभाविक है। उक्त पंक्ति हरिवंश राय बच्चन की किस आत्मकथा से ली गई है? बसेरे से दूर, नीड़ का निर्माण, फिर क्या भूलूं क्या याद करूं, या 10 द्वार से सोपान तक? तो इसका सही उत्तर है क्या भूलूं क्या याद करूं। क्या भूलूं याद करूं से ही ये पंक्तियां ली गई हैं। 146 देखते हैं। हरिशंकर परसाई के व्यंग्य भोलाराम का जीव में भोलाराम किस शहर से संबंधित है? अगर आपने यह व्यंग्य पढ़ा होगा हरिशंकर परसाई का, तो आपको निश्चित रूप से पता होगा कि भोलाराम किस शहर में रहता है, ये किस शहर से है। ऑप्शन ए जबलपुर, ऑप्शन सी बी है नासिक, सी है भोपाल, डी इंदौर। तो इसका सही उत्तर आपको पता है जबलपुर। हरिशंकर परसाई भी जबलपुर के ही रहने वाले थे। अगला प्रश्न देखते हैं 147, जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र की किस विधा की रचना है? जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र की किस विधा की रचना है? रिपोर्ताज, रेखाचित्र, संस्मरण या हास्य व्यंग कथा? ये व्यंग भी आपने पढ़ा है, तो निश्चित रूप से ऑप्शन डी इसका हास्य व्यंग कथा है ये। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अत्यंत प्राचीन काल में आर्य, द्रविड़, आदिवासी और मंगोल, इन 4 जातियों को लेकर भारतीय जनता की रचना हुई थी। यह पंक्तियाँ किस पुस्तक से उद्धृत हैं? मेरी तिब्बत यात्रा, अरे यायावर याद रहेगा, संस्कृति के 4 अध्याय और एक साहित्यिक की डायरी। तो इसका सही उत्तर है संस्कृति के 4 अध्याय। इसका सही उत्तर होगा संस्कृति के 4 अध्याय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। संसार के दुख को वह हर वक्त इतना अनुभव करता था कि उसके लिए हंसना हराम था। संसार के दुख को वह हर वक्त इतना अनुभव करता था कि उसके लिए हंसना हराम था। किस यात्रा वृतांत की पंक्तियां हैं? मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, अरे यायावर याद रहेगा, या रूस में 25 मास? तो यह पंक्तियां ली गई हैं मेरी तिब्बत यात्रा वृतांत से, जो कि राहुल सांकृत्यायन का है। अगला प्रश्न या आखिरी प्रश्न है। सब ठाठ धरा रह जाता है, धन बस दूर क्षितिज का तारा। उक्त पंक्ति किस पुस्तक से उद्धृत है? एक साहित्यिक की डायरी, मेरी तिब्बत यात्रा, अरे यायावर याद रहेगा, अरे यायावर रहेगा याद, या एक बूंद सहसा उछली? यह पंक्तियाँ किस पुस्तक से ली गई हैं? तो इसका सही उत्तर है अरे यायावर रहेगा याद। तो साथियों, आज हमने सॉल्व किए MP सेट हिंदी साहित्य का जो एग्ज़ाम 1 मार्च को हुआ था, उसके सभी प्रश्न। तो आपको कैसे लगे प्रश्न? आपने अगर एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपको पता होगा, या कैसे प्रश्न रहे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कठिन थे, आसान थे, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और धीरे धीरे आने वाली सभी परीक्षाओं की तैयारी भी हम इस चैनल में करवाएंगे। तब तक जुड़े रहिए हिंदी का घराना के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।